हो क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, ओ समय चूक पछताना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हो कबीरा, हो माटी ओढ़ना माटी बिछोना माटी का सिरहाना, हो माटी ओढ़ना माटी बिछोना माटी का सिरहाना। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, हो कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना, हो ये जग आना जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कहिन में आप सभी लोगों का जो यहाँ पे मौजूद है उनका स्वागत करते हैं, थैंक यू सो मच। साल का ये आज मेरा कैनॉट प्लेस में आखिरी प्रोग्राम है, अगले साल 2023 में मुलाकात होगी आपसे, लेकिन जाते जाते एक टीस जरूर दे गया इस साल। सबसे पहले प्रधानमंत्री की मां को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे हम, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं भैया जी कहिन की तरफ से सबसे कहेंगे कि प्लीज वो नमन करते हैं और कुछ सेकंड हम खड़े रहेंगे। एक कर्मठ और संघर्षमय जीवन का अंत हुआ, उन्होंने जो जीवन जिया एक पूर्ण जीवन जिया और उनका आशीर्वाद सदैव साथ रहेगा उनके पुत्र और पूरे परिवार के साथ। इस समय हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत जीवन में जरूर एक रिक्तता है, लेकिन हम सारे लोग उनके साथ इस वक्त हैं। और एक ऐसी घटना जो कल जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो स्वास्थ्य लाभ हुआ है, लेकिन आज जब सुबह घटना हुई तो बहुत सारे लोग जो सो के उठ भी नहीं पाए, उन्होंने बाद में देखा। निश्चित तौर से दुखद, लेकिन हम यहाँ पे संवेदनाएं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। थैंक यू सो मच सर, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। दूसरी घटना ऋषभ पंत। ऑफ कोर्स क्रिकेट के सारे लोग जो देखते हैं, जो जानते हैं, वो जानते हैं कि इस दुर्घटना का मतलब क्या हुआ। जो वो जा रहे थे रुड़की में, उनका एक्सीडेंट हुआ। एक ऐसा लगा कि एक खिलाड़ी जो बिल्कुल अभी तो बस उठा ही था, हालांकि उनको खेलते हुए समय हो गया, लेकिन जो घटना घटी उससे भी बहुत सारा दुख हुआ कि अभी वो T20 और वनडे में नहीं थे, लेकिन टेस्ट टीम में तो वो थे। और अभी जो बांग्लादेश से लौटे तो सेंचुरी नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन 93 रन की वो इनिंग खेली उन्होंने। और इस सब के अतिरिक्त एक खिलाड़ी, एक युवा जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत दुख होता है कि कैसे लड़ेगा, फिर कैसे खड़ा होगा, फिर वो जीवन में जो संघर्ष करके आया, तमाम सारी चीजें। लेकिन वो एक संघर्ष में खिलाड़ी हैं। बहुत जल्दी आशा करता हूं वो फिर से मैदान में हम सब लोग को खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इन दो घटनाओं का जिक्र करना चाहते थे। और आज जब मैं आ रहा था तो रेडियो में सुनता चला आ रहा था तो वहीं सुनाई पड़ा कि आज दुष्यंत की पुण्यतिथि भी है। तो मैं एक शेर के साथ बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करूंगा। लेकिन हाँ, जीवन में उल्लास भी है, तरंग भी है, जीवन भी यही मतलब भी होता है कि हम जब मौजूद होते हैं तो इसके साथ तमाम सारी चीजों के बीच में अपने जीवन के उत्सव के तमाम सारे रंग ढूंढ लेते हैं। कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए,
कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, चलो चले यहां से उम्र भर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुष्यंत को आज पुण्यतिथि है, उनको याद करने का दिन था तो मैंने याद भी कर लिया, लेकिन बातचीत के सिलसिले को जरूर जोड़ेंगे। जी जनाब, कहां से आना हुआ? सतीश अरोड़ा जी, कहां से? कल भी आप आए थे, बात नहीं हो पाया था आपसे। हाँ जी जी, आपका पुराना फैन हूँ जी पुराना फैन है हम भी आपके पुराने ही फैन हैं। हम कौन नए हो गए, हम भी तो पुराने ही हो रहे हैं दिन पे दिन। अभी 23 आ जाएगा और बूढ़े हो जाऊंगा मैं थोड़ा सा। नहीं मैं नए साल पे आपको गिफ्ट दूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ओह अरे क्या बात है, आप तो मेरे पुराने फैन हैं। मैं पुराना फैन। अच्छा देखिए साहब, ये दिल्ली है, कुछ का कुछ हो सकता, बोले आप हमारे पुराने फैन हैं। जी बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आना हुआ आपका? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या नाम है आपका? रिचा। रिचा, क्या करती हैं आप? मैंने अभी बीएससी कंप्लीट कर बीएससी कंप्लीट किया, आगे क्या सोचा है, क्या करना है? एमएससी के लिए। एमएससी करनी है। तो मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मेरे समय में तो ऐसे ही था कि भाई ग्रेजुएशन क्यों किया, बोले 12th कर लिया था इसलिए ग्रेजुएशन कर लिया। बोले फिर एमएससी क्यों किया, बोले बीएससी कर ली तो एमएससी कर रहा हूं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब आप एक उद्देश्य के साथ एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका कहां से आना हुआ? जी मेरा बेंगलोर से आना हुआ। बैंगलोर से आना हुआ। क्या नाम हो गया आपका? अंबरी बेगम। अंबरी बेगम। अंबरी बेगम जी, यहीं की रहने वाली है, यहाँ की? वहीं बेंगलोर। बैंगलोर के। तो ये प्रोग्राम आप देखने आई? जी हम देखने आए। बहुत आनंद उठाइए, बहुत अब आराम से खड़े रहिए, और जब कुछ लगे कुछ बोलना है, वैसे कर्नाटक में रुकिए। सुल्तानपुर की बहन आई है, सुल्तान जो मारा है उसकी बहन आई है, उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते भाई साहब? मैं लेंगे तो तुम खड़े हो जा पहले ठीक से। और वो जो एक के साथ एक वाला जो है ना यहाँ पे दिल्ली में, वो मुझे मत बता, चुपचाप खड़े रहे भाई, चुपचाप खड़े रहो जी। तो यहाँ पे आनंद लीजिए उसका। और कर्नाटक में अगले साल दिखाई पड़ूंगा, मैं जरूर आ रहा हूँ कर्नाटक, जो चुनाव है वहां पे, तो निश्चित तौर से आऊंगा। जी जनाब, नमस्कार साहब, कैसे, कहाँ से आना हुआ आपका? जी नमस्ते, आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा सा ऑडियो नीचे करेंगे। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं रांची झारखंड से हूँ। रांची झारखंड से जी, तो कैसे आना हुआ यहाँ? मैं यहाँ बेटा के पास आई हूँ। बेटे के पास आए। देखिए ये समय बहुत सारे लोगों का घूमने का, निकलने का, आने का, जाने का। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में दिखाने भी आते हैं, एम्स वाले जैसे कल थे, बहुत सारे लोग मिलते हैं। जी जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपसे बात करूँ, मैं जाता नहीं हूँ, मैं एक घूम के फिर आता हूँ, फिर वही बात करता हूँ। जी कुछ कहना चाहती हैं, कुछ मन में है, कोई बात है? नहीं, मन में क्या रहेगा, मतलब दिल्ली घूमने आई हूँ बेटा के पास, तो एंजॉय कर रही हूँ और क्या। बेटा बेटा क्या कर रहा है? बेटा एमबीए कर रहा है। एमबीए कर, अरे वाह क्या बात है। शादी हो गई इनकी? नहीं अभी पढ़ रहा है। अरे अभी पढ़ रहा है, अभी कितनी जल्दी शादी आप करा देते हैं। तो बहुत जल्दी शादी हो इनकी, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। नया साल बहुत सारे परिवार में खुशियां लेकर आए, और बेटा बहुत अच्छा तरक्की करे, बहुत बढ़िया फर्म में नौकरी मिले। आपका प्रोग्राम हमेशा देखते हैं। जी 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 जी, मैं भी इन्हीं का फैन हूँ, जो कह रहे थे ना अरोड़ा जी। अरोड़ा जी मैं भी फैन हो जाता हूँ कुछ दिनों बाद। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या नाम हो गया आपका? मनोज शर्मा। मनोज जी, तो मनोज जी कुछ क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ सर। रिटायर हैं, सबसे अच्छा जीवन यही होता है। हाँ जी, स्पेशली मिलने ग्राउंड पे आया हूँ। बस मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बहुत जी बहुत, आप मुझसे मिलने आए तो मैं भी आपसे नए साल में एक संकल्प दिलवाता हूँ 23 के लिए। अपने फरीदाबाद में आसपास में कोई चीज ढूंढिए, उसमें कंट्रीब्यूट करिए सोसाइटी में। सबसे अच्छी चीज वही है। रिटायरमेंट आदमी का कभी नहीं होता, जब तक रहना है तब तक कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करते ही रहना है। लोग पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं भी बताता हूं उनको, लेकिन ये वक्त नहीं है, ये मंच नहीं है बताने का व्यक्तिगत कामों का। लेकिन हाँ, करते रहिए कुछ ना कुछ काम, जिससे आदमी हमेशा युवा और चैतन्य रहता है। युवा से ज्यादा मन है चैतन्य रहने का, तो चैतन्य रहेंगे तो युवा रहेंगे, तो जरूर कुछ करिए। कुछ कहना? मिलने आए हैं आप? हाँ हाँ, तो मिले तो बस। एक चीज बताऊँ सर, ये भाई मिसेज है, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है, मेरी 25वीं एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट किया इन्होंने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा जो इन्होंने कार्य किया, और पत्नी कर सकती है, उनका 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 ही वो योगदान हो सकता है। और आपने भी उनके कंट्रीब्यूशन को देश के सामने रखा। आपका दोनों का ऐसा ही चेहरा मुस्कुराता रहे, और आप यूं ही आते रहिएगा। और जो मैंने कहा, जो जीवन नया मिला है उसको वो ध्यान रखिएगा कि उसको जरूर कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, वो बहुत अच्छी चीज है। आप जनाब कहाँ से आए? राजस्थान से। अभी तो आप जवान लगते हैं मुझे। खड़े हुए, बैठे, और वजन कम करिए 23 में, वजन 23 में कम कर दीजिएगा, और ये ज्यादा ठीक नहीं है। और बोलिए साहब, क्या नाम है? आपका प्रोग्राम देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान से कहाँ से?
मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से। सीकर डिस्ट्रिक्ट से। बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? बस अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना चाहते, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं। जी जनाब, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? परवीन शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू से। जम्मू से। कुछ कहना चाहते हैं? सर आपका बहुत बड़ा फैन हूं मैं। बहुत अच्छी बात है, फैन ज्यादा आने लगे, इसलिए प्रोग्राम में अब जल्दी से आ जाना चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे एक बार परिचय करा दूं। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज मैंने जैसा कहा कि कैनॉट प्लेस से भैया जी कहीं का इस साल का ये लास्ट प्रोग्राम है और मैं आपसे 1 या 2 तारीख को मुलाकात करूंगा यहीं पर। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब सूर्या मैथुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी आने वाले आगे, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 7 इलेक्शन हुए 2022 में, 5 बीजेपी ने जीते। 23 का 10 चुनाव होने हैं और इन 10 चुनाव में क्या मंत्र, क्या चीज है? बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है जब वो समाप्त हो जाएगी, यानी श्रीनगर तक, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी, जब वो श्रीनगर में खत्म हो जाएगी, उसके उपरांत का भी उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है। उन्होंने कहा कि हम घर घर जाएंगे और स्टिकर लगाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के वो जो स्टिकर हैं सब घरों में संपर्क, यानी घर में संपर्क करने की एक उन्होंने मुहिम की बात कही है। अच्छी मुहिम है, रणनीति अच्छी है, आगे बढ़ने का रास्ता खोजती है और कांग्रेस इन तमाम सारे उपक्रमों की तरफ लगी हुई है। लेकिन आज एक खबर और मैंने देखी और वो थी समाजवादी पार्टी की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो मुझे बुलाया नहीं और जब बुलाया नहीं तो मैं कैसे शरीक हूं, क्योंकि 3 तारीख को गाजियाबाद के लोनी से, जो गाजियाबाद का लोनी है, उसमें यात्रा शरीक होगी। तो समाजवादी पार्टी को लगा कि उनको भी यात्रा दी जानी चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत तौर से कहा कि मैं तो पसंद करता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे शरीक होने के लिए न्योता नहीं दिया। तो इन तमाम डायमेंशंस के बीच में कांग्रेस अपना विकल्प और तमाम तारीख रणनीति पे काम करते हुए बहस का आगाज करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, पहले वक्ता कांग्रेस के। मैं तो आज, चूंकि आज का प्रोग्राम प्रधानमंत्री की माताजी के शोकाकुल खबर से है, तो हम सारे कांग्रेस पार्टी और देश के सारे समाज की तरफ से हम लोग प्रधानमंत्री के इस समय में उनके साथ हैं। आज चूंकि प्रोग्राम उनके साथ घटना ऐसी हुई है, तो मैं प्रधानमंत्री का नाम न लेते हुए सरकार की केवल बात करूंगा। आपने बात शुरू की है समाजवादी पार्टी। अगर आपको याद होगा तो जब हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस और जब मीटिंग हुई थी तो उसमें राहुल गांधी खुद भी और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग बोले थे कि जो समाज में जो भी बुद्धिजीवी जो भी जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम के साथ वो आ सकते हैं। नंबर 1। अब मैं दूसरे, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि नाम लेके बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है और पार्टी बड़ी है। अब यूपी में आ रहे हैं तो यूपी में तो ताकत है, तो आपको आना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। चलिए मैं यहां से बोलता हूं कि आप भी आए, लेकिन अब आज दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं, जो बात जहां से निकली है जी। देखिए, जब ये साल का अंत हो रहा है तो एक सरकार है और एक विपक्ष है और विपक्ष जनता की आवाज को उठाता है। आप देखें, जो सरकार जो पूरे 365 दिन काम करते हैं उसका हिसाब तो जनता मांगती है। और आज प्रधानमंत्री सरकार के तरफ से जब उन्होंने बोला कि ये वंडरफुल ईयर रहा, तो मैं बताना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं जनता की तरफ से कि पर कैपिटा इनकम में 142वां स्थान 157 देश में आज इस देश का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 107 है 121 देश में, और 6.8 बेरोजगारी है और शहरी क्षेत्र में 10% है। महंगाई 6% पर ही अटकी हुई है, वहां तक पहुंची हुई है। दूध 1 साल में 5 बार उसका दाम बढ़ जाता है। तो ये सवाल जनता के हैं कि आप जब सरकार बोलती है कि ये वंडरफुल ईयर है, तो ये वंडरफुल ईयर कैसे है? $32 जब कच्चे तेल का दाम घट जाता है तो गरीब, जो हम आम जनता है, वो पेट्रोल का दाम क्यों नहीं उनका फायदा होता है? वो उस पर क्यों बना रहता है? तो सरकार जब ये बोलती है कि ये वंडरफुल ईयर है, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये वंडरफुल नहीं है, ये ड्रेडफुल ईयर है। आज मुझे लगेगा कि डिबेट की तरह होगी और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि साल का आखिरी चैप्टर जब आप पलट रहे हैं
तो आपको डिबेट को डिबेट की तरह करना चाहिए। बहुत हो हल्ला की जरूरत नहीं। एवरीबडी विल गेट चांस, एवरीबडी विल, सूत्र के हिसाब से होगी। समय बस दे दीजिए। उतना क्या, आपको हमने 1 मिनट और ज्यादा दिया। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक लाइन आपसे उधार लेकर के आज संप्रेषित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की माता जी को श्रद्धांजलि। और उनकी एक बात जो उन्होंने अपने बेटे के जरिए दुनिया को कहा, उसको मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। इसमें एक बहुत बड़ा दर्शन छुपा हुआ है। यदि हम इसको लेकर चले तो मानवता का भला होगा। और ऋषभ पंत वाली घटना के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। और कांग्रेस पार्टी के लिए दुष्यंत की ही पंक्तियों से शुरू करता हूं। इनके पैरों के तले जमीन नहीं है, कमाल की बात है, इनको यकीन नहीं। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। मैं आ रहा हूं। आपका था बिल्कुल विचार। लंबा समय उन्होंने बोला। हाँ। देखिए, एक ऐसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो भुखमरी की कगार पर है, जहां पिछले साल क्या क्या हुआ, पिछले महीने क्या क्या उपद्रव हुए केवल खाने के लिए, कैसे कैसे मंजर वहां के लोगों ने देखे, उनकी तुलना भारत से होती है। उस पर कांग्रेस पार्टी को यकीन है, लेकिन अपने देश के 135 करोड़ मेहनतकश आबादी पर यकीन नहीं है, हमारी संस्थाओं पर यकीन नहीं है। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के मित्रों को 2014 का वो वक्त याद करना चाहिए जब ग्लोबल इकोनॉमी में भारत 10वें स्थान पर था। आज 2022 में 5वें स्थान पर है। ग्लोबल जीडीपी में भारत 2.4% की हिस्सेदारी रखता था, आज 3.6% की हिस्सेदारी है। ग्लोबल एफडीआई में 2.6% था, आज 6.7% की हिस्सेदारी है। तो भारत आगे बढ़ा है, भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमें अपनी संस्थाओं के ऊपर, अपने देश के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी पहले अपने अंदर अंतर विरोधों को देखे कि वो कहां खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के नेता एक तरफ कोई मौका नहीं छोड़ते भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बदनाम किया जाए। एक उदाहरण और दे देता हूं, इनके नेता ने एक और बयान दिया, एक कप सिरप की बात हुई, उसको लेकर के अभी जांच पूरी भी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी हड़बड़ी में कहती है भारत की पूरी फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर सवाल उठा दिया, मेक इन इंडिया के ऊपर सवाल उठा दिया। इन्होंने कहा मेक इन इंडिया की सेखी बघारना बंद करिए। ये कब तक भारत को बदनाम करेंगे, सवाल ये है। जनाब मैं आया जी। जनाब कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटका से हैं। आज कर्नाटक के लोग बहुत आए भाई, क्या बात है, वाह। कर्नाटक में कहाँ से हैं आप? मैं गुलबर्गा से हैं जी। जनाब क्या नाम हो गया साहब आपका? मैं नॉर्थ कर्नाटका से जी। अमरेश कामनकेरी बोल। अमरेश जी। जी अमरेश जी, क्या पॉइंट है आपका? वो बोलने का सच है, लेकिन लोगों का आगे नहीं बढ़ा है। वो सरकार का अरबों खरबों का लोगो है ना, उसका साथी देता ना, उसका आगे बढ़ा है। उसका जीडीपी बता रहे इन लोगों ने, इनका जीडीपी बता रहे, लोगों का नहीं। लोगों का हालत इतना बुरा हो गया, 17 ईयर कांग्रेस ने बुरी हालत कर दी, इन लोगों ने सिर्फ 10 साल में उससे ज्यादा हालत करीब कर दी है इन लोगों ने मिलकर। कांग्रेस ने 17 सालों में, तो बीजेपी ने इन 10 सालों में। जी मैं आया। ऑफ कोर्स सर 10 सालों में विकास हुआ है तो सिर्फ पॉलिटिशियन का। अगर आप कहिए एमपी की सैलरी देखें, एमएलए की सैलरी देखें, पूरे पार्षद की सैलरी देखें, उनका इंक्रीमेंट कितना परसेंट हुआ ये बताइए। अगर आप कहते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ देश की जनता का, कहां हुआ है? सबकी तो सैलरी कटी है। 80% आप खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, 85% प्राइवेट सेक्टर में कॉस्ट कटिंग हुआ है। तो तरक्की किसकी हुई? जी वन बाय वन आज डिबेट का दूसरा रूप रहेगा, बोलने का सबको मौका है। जी अभी विप्लव भाई ने 2 लाइन बोली, मैं भी 2 लाइन दुष्यंत कुमार। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बोलिए दुष्यंत से। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। जो अब जनता बोलने लगी है कमल की फूल हमारी भूल। देखिए दूसरी बात यहाँ पे है, अब इन्होंने सब संवैधानिक संस्थाओं की बात करी, उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करने के इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, एमएलए तोड़े, और जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार थी उसको तोड़ने का काम किया गया। दूसरी बात यहाँ पे ये कि चीन हमारे देश में रोज दिन प्रतिदिन घुसता जा रहा है। 2000 वर्ग किलोमीटर की उन्होंने जमीन हड़प ली है, और साथ ही साथ उन्होंने अरुणाचल में गांव बना दिया है, उस पे
हमारी जो सरकार है वो लाल लाल आंखें नहीं दिखा रही। आज मैं प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लूंगा। दूसरी तीसरी बात यहाँ पे ये, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन वो इस मोमेंटम से इतना घबरा गई है, उनको दिख रहा है कि लाखों किसान, लाखों युवा, लाखों नौजवान, यहाँ तक कि सैनिक भी जो रिटायर हो चुके सैनिक हैं, वो राहुल गांधी जी के इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। और भारत जोड़ने का काम जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं उससे भारतीय जनता जी मैदल साहब वेरी क्विक। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को मेरी ओर से शत शत नमन, और 1 शताब्दी का आज अंत हुआ, मेरी तरफ से बहुत बहुत संवेदनाएं। जी देखिए प्रतीक जी, अभी यहाँ पर दोनों प्रवक्ताओं ने चंद लाइनें कही। मैं यहाँ लाइनें नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो इस साल का जो है ना सार बताना चाहता हूँ कि इस साल में कोविड के बाद ये पहला साल रहा जिसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दूसरी चीज, पूरे विश्व के अंदर जहां हाहाकार मचा हुआ है, जहां पर युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल है, हमारे पड़ोसियों की अर्थव्यवस्थाएं बेहाल और कंगाल हो गई है, फिर भी इस देश की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमारे देश में आज भी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। हमारा देश आज विश्व में एक बड़ा निर्यातक बन के खड़ा हो गया है। ये किसका नेतृत्व है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व है। और यहाँ ये जो कुछ खड़े हुए बिके हुए लोग, टोकी कर रहे हैं, सब पे कैसे इस्तेमाल कर दिया। देखिए प्रतीक जी, राम भक्तों के हत्यारे हमें कह रहे हैं अंग्रेजों के एजेंट। देखिए अंग्रेजों के एजेंट को बता दूं प्रतीक जी, ये दंगा ही फिर दंगा कर अंग्रेजों के एजेंट, ये हत्यारे फिर गोलियां चलाने को तैयार हैं। ये राम भक्तों के हत्यारे मुझ बेचारे राम भक्त पे फिर बंदूक तान के खड़े हो रहे हैं। देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इनको क्या है कोई चीज। मैं यार डिबेट पर बिल्कुल दूसरे, सुनिए साहब, बहुत आराम से सर, व्हाइट टी शर्ट, मेरी बात सुनिए। नहीं आप लाएंगे क्या? नहीं कोई लाएगा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आई लव यू, आपको भी मैं वही कह रहा हूँ। डिबेट आज दूसरी तरह से है, और उसको उसी तरह चलने दीजिए। जी प्लीज। दुष्यंत जी के एक शेर से मैं शुरुआत मैं भी करता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब गंगा निकलनी चाहिए। अब इस हिमालय से नहीं गंगा निकलनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। अभी बहुत सारी, अगर हम 5वीं बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं तो फिर ये बताइए पर कैपिटा इनकम में 197 देशों में 142 नंबर पर, जो सबसे नंबर 1 पर है यूएसए अमेरिका, उसकी जानते हैं कितनी है? $70,000। आपकी कितनी है? 2,200। इसीलिए बाद में बात करना, मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। हम चाहते हैं उनको, अब जो साल गया, नए साल में जो बेरोजगार है उनको कम से कम रोजगार मिले, किसानों की आय दोगुनी हो। मैंने बीच में छेड़ा नहीं ना प्रतीक जी। देखिए इन्होंने अभी अमेरिका और यूरोप की बात की। अमेरिका और यूरोप के एक पैदा होते बच्चे का एक नंबर होता है, हर एक आदमी वहाँ टैक्स देता है। ये $70,000 की बात करते हैं। हिंदुस्तान में जब प्रधानमंत्री जी घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं, यही खड़े होकर चिल्लाते हैं कि भैया भगाएंगे नहीं। और दूसरी बात, 30 सेकंड, ये बोले कि हिंदुस्तान का व्यक्ति टैक्स नहीं देता और अमेरिका और यूरोप का व्यक्ति टैक्स देता है। जब आदमी एक भी चीज खरीदता है, जब किसान अनाज खरीदता है, जब बीज खरीदता है, जब कोई भी व्यक्ति छोटा सा चिप्स भी खरीदता है, तो वो जीएसटी देता है। जो जीएसटी इनकी सरकार ने लगाया, तो हर व्यक्ति टैक्स देता है। सुन लीजिए वो राज्य में भी जाता है, राज्य में भी जाता है। दही दूध पे टैक्स लगाने वाले ये लोग हैं, और टैक्स लगाया जब इन्होंने,
तभी लोग दही दूध भी नहीं खरीद पा रहे हैं। प्रतीक जी, दो तीन बातों की चर्चा मैं कर देता हूं, पता चल जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। देश में सरकार इनकी हो, मेरी हो, किसी की हो, वो जनता की चुनी हुई सरकार है और टैक्स लेती है जनता के काम करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो उद्योगपतियों की बड़ी चर्चा होती है। उनमें से एक उद्योगपति ने परसों ही एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में शुरुआत से अब देखो, बीच में बोलेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, नहीं, उन्हीं से करा लीजिए ना, प्लीज। बीच में बोलोगे मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे हो। चीन के लड़ाकू विमान महज 10 फीट की दूरी पर उड़ान भरी। दिनभर में भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सड़कों पर जमी 17 इंच तक बर्फ। भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे बंद कर दिया गया। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ। 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे पेले। और चलिए अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का तेज विकास और सुधार बेहद जरूरी। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और एनजीसी के सदस्य भी हिस्सा लेंगे। पंचतत्व में विलीन हुई प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा। प्रधानमंत्री ने मुखाग्नि दी। गांधीनगर में अंतिम संस्कार हुआ। गांधीनगर में भाई पंकज मोदी के घर प्रधानमंत्री ने मां हीराबा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने मां हीराबा के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। मां की अंतिम यात्रा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह सुबह अस्पताल में हीराबा ने ली अंतिम सांस। कई दिनों से अस्पताल में थी भर्ती। क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में जख्मी। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त डिवाइडर से कार टकराई। देहरादून के अस्पताल में चल रहा है इलाज। हादसे में ऋषभ पंत को पैर, पीठ और सिर में चोटें आई हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। पुलिस के मुताबिक झपकी आने से ये सड़क हादसा हुआ। पंत खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हादसे के बाद पंत की गाड़ी पूरी तरीके से आग में। राम राम रस भीली चदरिया झीली रे झीली। जब मुरी चादर बन घर आई, जब मुरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मुरी चादर बन घर आई, जब मुरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। हाय सा रंग रंगा रंग रेन, रंगा रंग रेन के लाल लाल कर दीनी चदरिया झीली रे झीली। हो राम नाम रस भीली चदरिया झीली रे झीली। चदरिया झीली रे झीली। राम नाम रस भीली चदरिया झीली रे झीली। आ, आ, आ,
दरिया झीनी रे झीनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज 22 का ये आखिरी प्रोग्राम करता हुआ मैं कैनॉट प्लेस से तमाम सारे आज इसलिए पैनलिस्ट भी बहुत सारे हैं। मैं बस सिर्फ गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छी डिबेट करी आपने, कोई किसी के बीच में ना बोले, आज सबको अलग अलग बोलने दीजिए और दूसरे सुनिए, उसके पॉइंट नोट करिए और उसके बाद आप बोलिए तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग बोलना चाहते नहीं, आप जरूर बोलिए, लेकिन रोज बोलते थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज मेरे लिए वेट कर लीजिए, मेरे लिए कर सकते हैं ना आप? हाँ जी, मैं आपके लिए पूरा साल वेट। आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू। जी जी जनाब, कहाँ से हैं आप? श्रीनगर से हूँ सर। जी, मैं श्रीनगर से बात सुन लेता हूँ, श्रीनगर की बात सुन लेता हूँ। और आज सुशांत के लिए लोग जो आए, मैं उनका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। उन्होंने अपनी बात कही, मैं बात के लिए भी आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी जनाब। जी, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हमको इस हुकूमत से बहुत फायदे आए हैं, क्योंकि कौन सी हुकूमत से? जो अभी चल रही है, इस हुकूमत से बहुत फायदे हमको आए हैं। क्योंकि 2 साल पहले या 3 साल पहले हमारे पास 1500 की पेटी जाती थी दिल्ली में, इस साल 150 या 200 हो गई। इससे बहुत हमको फायदे आ गए, क्योंकि हमने अपना सेब के ही पेट काटने शुरू किए हैं। क्योंकि वहाँ के जिम्मेदारों ने बोला अब इससे फायदा नहीं है, हम खुदकुशी करेंगे या हम धान उगाएंगे कि सेब नहीं कर। क्योंकि ईरान से सेब लाते हैं, ईरान वाले को टैक्स देते हैं, पर यहाँ के किसान को नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमने स्टार्ट किया कि हम पेड़ ही काटेंगे, क्योंकि हमारी पेटी 1500 या 2000 जाती थी दिल्ली में, इस साल गई 250 से 300, उससे ज्यादा नहीं गई। अब यानी आपका नुकसान जो हुआ इसकी वजह से, इसके एवज में आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से हैं कि मैं अपने सेब के पेड़ काटूंगा। जी, इन्होंने ईरान से मंगवाए। ईरान से जरूरी थे कि अपने देश से लाने थे, अपने देश से जरूरी लाने थे कि ईरान से मंगवाने थे। हमने ईरान को क्या नाम है साहब आपका? मुश्ताक अहमद भट्ट। मुश्ताक अहमद भट्ट साहब, कहाँ से हैं आप? श्रीनगर से। श्रीनगर में? श्रीनगर के ही बाशिंदे हैं? जी जी, श्रीनगर के ही बाशिंदे हैं। जी सर, श्रीनगर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। और ये मंच, ये प्लेटफॉर्म यही है जिसमें तमाम, चाहे कोई कहीं किसान हो, नेता हो, युवा नेता हो, कोई बात हो, कोई छात्र हो, किसी को कोई बात कहनी है, उसके लिए ये मंच है, इसी के लिए ये बात कहने के लिए जगह है। ऑफकोर्स जरूर कहिए, लेकिन थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र, और अगर उम्र के साथ भी नहीं आया है तो सीख लीजिए, क्योंकि बाल गिरने के बाद फिर नहीं आता है। अगर बाल गिर गए एक बार, नहीं गिरेंगे ना, आप समझ गए, होशियार आदमी है तो समझ में आ जाएगा, आपको जल्दी आ जाएगा। जी जनाब, कहाँ से हैं? क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है। डॉक्टर विक्रम, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में कहाँ से रहने वाले? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम से। जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा। अब बोलिए अपनी बात। मैं सर इबास हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ पिछले 3 साल से। कहाँ से? इबास हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार। इबास में? जी, देसाई साहब जहाँ पे? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया है। उससे भाई बेटा, अगर एक बात सुन लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, क्योंकि जहाँ से इबास हॉस्पिटल की बात कही है, ये वो जगह है जहाँ पे मानसिक रूप से बीमार लोग आते हैं, और इस देश में बहुत बड़ी आबादी है जो इस वजह से डॉक्टर्स, मनोचिकित्सक के पास नहीं जाती कि पड़ोसी और मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। वो बीमार हैं लेकिन फिर भी नहीं जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इशू है डॉक्टर, आप प्लीज उसको एड्रेस करिए। और मैं आपको एक दावत देता हूं, नए साल में, यानी जो भी हफ्ता हो उसमें जरूर आइए और मेरी पैनल में मौजूद रहिए और ये इशू जरूर डिस्कस करिए। जो आप कहना चाहते हैं वो पहले कहिए। सर मैंने जैसे कि देखा कि लॉकडाउन बाद में डिप्रेशन की बहुत ज्यादा समस्या, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ। जैसे WHO की रिपोर्ट के अनुसार, NCRF की रिपोर्ट के अनुसार 10% लोग युवा आज डिप्रेशन के शिकार है, और टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो 21.98% लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और युवाओं का मौत का सबसे बड़ा कारण एक डिप्रेशन है। पढ़ाई का तनाव भी हो सकता है, अलग अलग तनाव है। डॉक्टर अंदर आओ, डॉक्टर अंदर आओ, अंदर आओ। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, और नए साल में मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस मुद्दे पे, डिप्रेशन के मुद्दे पे, अवसाद जिसे कहते हैं, इस पर जरूर बात करूंगा। डॉक्टर प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। जैसे कि मैंने ये बार बार रिसर्च पढ़ा, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा डिप्रेस मैं खुद होने लग गया। मैं हालांकि लोगों को इस चीज का ट्रीटमेंट देता हूं, फिर लेकिन मैं जब ये रिपोर्ट देखता हूं तो मेरे लिए बहुत चिंता था। तो इसके बाद में हमने, मेरी टीम में और मेरे साथ से कुछ 153 डॉक्टर्स ने मिलकर एक एनजीओ का स्थापना की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया में काम करता है। ऑनलाइन भी काम करेगा, ऑफलाइन भी काम करेगा। उनकी वेबसाइट भी द अवेलेबल के नाम से, और हम एक ऐप सिस्टम भी लाना चाह रहे हैं कि जो मतलब लोगों को ये हेल्प कर सके। हम स्कूल, आपका क्या नाम है? आपका? डॉक्टर विक्रम। डॉक्टर विक्रम उस ऐप का ही नाम है? नहीं, द वेलबींग वर्ड, मतलब द वेलबींग वर्ड। यस, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर। और आप अवसाद, डिप्रेशन में आए हुए लोगों को, नवयुवकों को ये बात कह रहे हैं। बार बार उतावलापन, अत्यधिक उतावलापन, वो भी एक उसकी निशानी है। डॉक्टर,
आपको मैं आमंत्रित करता हूं, कभी भी हफ्ते में आ जाइए और जरूर आइए, और मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच जी। युवक बताओ क्या बात है, क्या नाम है आपका बाबू? सर नीरज नाम है सर। नीरज, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली में क्या काम करते हो बेटा? सर स्टूडेंट। क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर जैसे कि चुनाव का जब रिजल्ट डेट घोषित होती है तो उससे पहले रिजल्ट की डेट घोषित होती है सर हम आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हमने 19 में फॉर्म भरा था, 2023 लगने वाला है, लेकिन अभी तक सर पैनल बने 2 महीने हो गए, रिजल्ट का कोई नामो निशान। क्या नाम बताया बेटा? नीरज का उतावलापन जायज है। स्टूडेंट डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? आप भी मेरी बात, मैं बेटा कहने दो, तुम्हारी बात कर रहा हूं। अगर आपको ये मेरा उतावलापन खराब लगता है, या मेरा उतावलापन आपको लगता है कि मैं अवसाद में हूं, तो लगने दीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। क्यों ना चला जाए नवयुवक इस तरफ? 19 में फॉर्म भरा, अभी तक प्रतीक्षा में है। 23 आने वाला सर, और पैनल बन चुका। पैनल बनने के बाद ज्वाइनिंग देने। कौन सा एग्जाम था? आरआरबी एनटीपीसी सर जी। और पैनल बन गया सर, 2 महीने से ज्वाइनिंग नहीं आ रही सर, हम डिप्रेशन में घूम रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली का बिना पैसे के सर क्या करेगा बताइए आप सर? बिल्कुल जायज है ये मुद्दा, ये प्लेटफॉर्म इसी का है जिसमें अपनी बात कही जाए, अपनी बात जरूर उठाई जाए। जी, मुझे मालूम है आप सुशांत का, क्योंकि मुद्दा फिर से आया है, पेपर में सुर्खियों में फिर से दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स, खड़े रहो बेटा, मैंने देख लिया। जरूर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। मैं रोहिणी हूँ जी। हम लोग SSR वॉरियर्स हैं। 2.5 साल से हम लोग ऑन ग्राउंड, ऑन सोशल मीडिया, सब जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। सुशांत का मर्डर हुआ है, ये चीज़ पब्लिक फोरम में आनी चाहिए। ये सुसाइड कभी नहीं था, बस मैं यही बात बोलना चाह रही हूँ जो यहाँ पे पब्लिक है। और दूसरा, यहाँ में आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को, एजेंसीज को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये एक पॉलिटिकल गिमिक ना होके हमारे सेंटिमेंट्स और इस डायरेक्शन में, इस केस के डायरेक्शन में काम करें। जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुद्दे की तरफ वापस लौटता हूं, क्योंकि बहुत कुछ निर्धारण, बहुत कुछ चीजें यहां से तय होती है। अरोड़ा जी आएंगे, धैर्य रखिएगा। अब आपको तो सबक मिल ही गया। जहां मैंने छोड़ा था, मैं वहीं से खड़ा करना चाहूंगा उन मुद्दे, वहीं से बीजेपी से ही मैं शुरू करूंगा, देन आई विल कम टू कांग्रेस। बातचीत का सिलसिला था कि 23 में 10 राज्यों में चुनाव, 24 में लोकसभा चुनाव, देश की स्थिति, दशा, इन पर तमाम सारी बात हो रही थी। पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो पोजीशनिंग है, उस पर बातचीत हो रही थी। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस, देन आगे बढ़ूंगा। जी देखिए, मैं जहां से बात मैंने छोड़ी थी वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं। एक बहुत फेमस चीज है जो आजकल राहुल गांधी हर सभा में बोलते हैं, उनके प्रवक्ता हर जगह दोहराते हैं कि देश के प्रधानमंत्री लोगों का पैसा लेकर उद्योगपतियों की जेब में डाल रहे हैं। उसी में से एक प्रमुख उद्योगपति जिसका नाम वो लेते हैं, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बताया कि उनकी शुरुआत, उनके बिजनेस की उड़ान राजीव गांधी सरकार में हुई, उनकी पॉलिसियों के कारण। दूसरा, मनमोहन सरकार और नरसिम्हा राव के सरकार का उन्होंने जिक्र किया। तो क्या राहुल गांधी के तर्कों को मानते हुए ये मान लिया जाए कि राजीव गांधी गरीबों का पैसा लूट करके उस उद्योगपति के जेब में डाल रहे थे? तो कृपया अपने तर्कों को तथ्यों की कसौटी पर कसिए, फिर बोलिए। दूसरी चीज, राहुल गांधी कह रहे भारत जोड़ो, और उनके प्रमुख नेता क्या कह रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं कि जातियों को पकड़ो, धर्म के आधार पर वोट बैंक तैयार करो। अब हमको भी हिंदुओं की बात करनी होगी। आपने कल डिबेट किया है कि एंटोनी के इस बयान पर। तो एक तरफ भारत जोड़ने की बात, दूसरी तरफ भारत में माइनॉरिटी का तुष्टीकरण और मेजोरिटी को जातियों में खंड खंड करके देखने की आदत कांग्रेस कब छोड़ेगी? उन्होंने, एंटोनी ने यह कहा, सुनिए, एंटोनी ने यह कहा कि अब हमें बहुसंख्यक की ओर देखना पड़ेगा, अकलियतों की तरफ देखने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस कभी नहीं आ पाएगी अगर वो एक मिनट सुनिए मेरी बात, अकलियत की तरफ या अल्पसंख्यकों की तरफ चलेंगे। हमको बहुसंख्यक की तरफ देखना होगा, ये बात थी। नाउ यू प्लीज कंप्लीट। जी देखिए, चूंकि आपने प्रोग्राम के शुरुआत में ही आपने बोला कि साल का अंत है और इसका लेखा जोखा होगा, मैं उसी पर आऊंगा। बात इधर से घुमा के उधर से घुमा के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में 365 का 365 दिन भारतीय जनता पार्टी बर्बाद करती है। यहाँ पर 10 रुपया दूध बढ़ जाता है, 25 से 20 रुपया आपका आटे का दाम बढ़ जाता है। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर
अगर कुछ सीखना है, मुझसे बहस करके क्या करोगे? जब तुम 10 रुपया दूध बढ़ा देते हो, 25 से 20 रुपया आप आटा का दाम बढ़ा देते हो, 200 रुपया गैस सिलेंडर बढ़ा देते हो, अरे उसको जब कम करो, मुझे दूसरे भारत जोड़ो पर ही बात करने देंगे आप, क्योंकि भारत जोड़ो का इन्होंने नाम लिया। और जब बहुसंख्यक की ये राहुल गांधी क्या बोलते हैं? राहुल गांधी यही तो बोलते हैं ना कि तुम लोग दिन भर सुबह शाम हिंदू मुस्लिम 24 घंटा करते हो। और जो युवा हमारे डॉक्टर अभी फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, डिप्रेशन की बात कर रहे थे। वो क्या है डिप्रेशन तो वही है ना कि एम्बिशन माइनस अचीवमेंट इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। अब मैं आपको प्रूफ करता हूं एम्बिशस कैसे हो जाता है लोग, जब हमारे ये सरकार बोलती है कि हम साल में 2 करोड़ जॉब देंगे और डिग्रियां भर गई है सबके पास और नौकरी किसी के पास नहीं है, तो डिप्रेशन इससे होता है। नहीं जनाब, शैलेंद्र जी माफी, रोज माफी, कल भी माफी मांगी थी, आज भी मांग रहा हूँ। 5वां मौका है। अब मैं तो कुछ तथ्यों की बात कर दूं, क्योंकि सबने लाइनों की आज बहुत बात कर ली। सबको ध्यान देने की जरूरत है भैया। आजादी के बाद से कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने जो है हम गरीबों के साथ हैं, हम मजदूरों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम जो सबके साथ है, सबके साथ प्रेम है। और किसके साथ प्रेम की बात नहीं करते? उद्योगपतियों के साथ। अब मैं तथ्य बताता हूं, जिससे आप नफरत करते हैं वो बराबर बढ़ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सारे राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि आप इन सब से भी नफरत करिए, आप इनसे नफरत मांगिए, प्रेम मत मांगिए आप इनसे, ठीक है? पहली बात। अब मैं उतार के कहता हूं, एक मित्र हमारे कह रहे थे कि अडानी का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है। मैं तो उसका मानसिक स्तर पे मेरे को आज बहुत हंसी आ रही है। होल्ड इट, अदरवाइज आज के बाद मुझे मत बुलाइएगा आप। नहीं रुकिए आप, होल्ड इट। जो देश के जो है 4-5 बड़े उद्योगपति हैं, क्या उनकी बेल्ट जो है इसी रिजिम में बढ़ रही है? अरे जिसको काम करना आता है, जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, आप उसके लिए नफरत की? अरे आपको राजनीति करनी है तो इशू सेंट्रिक करिए ना। अभी बात की जा रही थी जीडीपी पर कैपिटा की। मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। जीडीपी पर कैपिटा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है पॉपुलेशन रहती है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के बाद सेकंड है, तो जाहिर सी बात है हमें समय लगेगा कॉम्पीट करने के लिए। हाँ, जीडीपी का साइज जो है वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे आ रहा है, क्या आप उसको अचीवमेंट नहीं है क्या? ऑफ कोर्स मेरा कहना यह है कि आपको देखना पड़ेगा। और जो आपने बात की जो है कि क्या अचीवमेंट, तो भाई 7 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में जो है सरकार का समर्थन किया, आगे 10 में नहीं 9 में होने वाले। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी कहीं परफेक्शन नहीं है। जिसको ज्यादा समर्थन मिल रहा है, जाहिर सी बात है उसकी नीतियां अच्छी है। राइट, थैंक यू। ऑफ कोर्स क्लैरिफिकेशन। इन्होंने कहा कि हम दिन रात करते हैं हिंदू मुसलमान। राहुल गांधी जी ने बात यात्रा में की वीर सावरकर की। राहुल गांधी जी ने हिंदू वर्सेस हिंदुत्व पे बात की। राहुल गांधी जी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। और इनके नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि हिंदू मेजॉरिटी की बात भी सुननी चाहिए। तो क्या ये स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी लिख कर दे रही है उनको? जी राहुल जी ने एक भी बार सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाया। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से। दूसरी बात, किसी उद्योगपति की बात करी। यहाँ सब लोग युवा हैं और किसान वर्ग से जो आते हैं वो बता देंगे कि जिस उद्योगपति की बात हो रही है वो उद्योगपति सारा सेब लेके, अभी भाई ने बात करी, सारा सेब देश के बाहर जा रहा है, हमारे देश में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, सब वेयर हाउसेज उनके हो गए, उद्योगपतियों के वेयर हाउसेज हो गए, लाखों करोड़ के उनके ऋण माफ हो जाते, किसानों के नहीं होते, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक बात बोली इन्होंने, राजीव गांधी जी के ऊपर सवाल उठाया। अरे आर्थिक उदारीकरण जो की थी राजीव गांधी जी ने, लिबरलाइजेशन जो की थी, उससे देश में इन्वेस्टमेंट आई। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी उन्होंने जायदाद जो है देश की वो अपने उद्योगपति मित्रों को दी थी, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी अपने तर्कों को तथ्यों पर कसे। आज पूरे भारत के इतिहास में सबसे अधिक एफडीआई है देश में, तो सरकार की नीतियां सही है ना? तो सरकार, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों का पैसा लेकर उद्योगपतियों को दे रही है। राहुल गांधी अपने ही तर्क में कंफ्यूज है, वैसे उनके प्रवक्ता कंफ्यूज है। राइट जी, जनाब आली। भैया जी, बात तो 2014 में सुनिए भैया, सुनिए, बात बहुत अच्छी बात की थी मोदी जी ने। भाई सबके अच्छे दिन आएंगे, क्या किसी के अच्छे दिन आए? नहीं आए। क्या काले धन वापस आया? क्या देश का काला धन वापस आया? नहीं आया। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ निर्मल गंगा, खाते में 15 लाख, हर साल 2 करोड़ रोजगार, 5 मिलियन इकोनॉमी, किसान की आयु 2 गुना। भैया जी, इन बातों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? मगर चर्चा किस बात पर हो रही भैया? चर्चा देखिए, आज
किसान जो है ना भैया जी आत्महत्या करने में परेशान है, युवा आत्महत्या करने में परेशान है। सरकार को इस पर भी सोचना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना देश में क्यों है। जी प्रतीक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जीडीपी की बात होती है। देश के अंदर आज प्रेजेंट में 30 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से 16 जो है बीजेपी या उसके अलाइड हैं, बाकी 12 जो 14 हैं वो दूसरे लोगों के। तो मैं ये पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस के मित्रों से, टॉप 5 में, एक मिनट होल्ड करिए, टॉप 5 में आपका कोई एक स्टेट है क्या, जरा बता दीजिए। आपका योगदान कुछ है नहीं, चिल्लाएंगे। एक सेकेंड मित्रों, आपको राजस्थान में भी एक स्पीच याद होगी, गहलोत साहब ने क्या बोला था कि जो 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर ये लोग दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उसको 500 रुपए करने का काम गहलोत सरकार करने वाली है। चिरंजीवी जैसी योजना लेकर आई है गहलोत सरकार राजस्थान में। कन्याओं के लिए जो कन्यादान है वो 2 लाख रुपए, मैं बता दूं आपको 2 लाख रुपए कन्यादान देने का काम गहलोत सरकार। प्रतीक जी, अगले साल चुनाव है ना वहाँ राजस्थान में, पता चल जाएगा जनता की सच्चाई, जनता की अदालत से आएगी। ये उज्ज्वला स्कीम के तहत गरीबों के लिए ये स्कीम जो है ऑलरेडी केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं अच्छे दिन, अरे इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे, बोको हराम कहने वाले रुको, देश के सामने सिर्फ एक प्रश्न है, आपके प्रासंगिक चैनल पर के माध्यम से सिर्फ एक प्रश्न करना है। 2 भारत को हम 2 भागों में समय के अनुसार विभाजित करते हैं। पहला भारत 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के बाद के भारत की क्या स्थिति है और 2014 का भारत क्या था? सुकून था, शांति थी, वैमनस्यता नहीं थी, प्रेम था, भुखमरी नहीं थी। आज भुखमरी है, देश में अत्याचार है, आज देश के अंदर वैमनस्यता है, आज देश के अंदर बर्बादी है। जी जी जी। 2014 से पहले 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निर्वासन और जनसंहार हुआ था। 2014 से पहले गोधरा में जलाए गए थे हिंदू।